साथियों नमस्कार। मेरे 30वें वीडियो में आपका स्वागत है। 29 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय का एक फ़ैसला आया। हम उस फैसले के बारे में इससे पहले 4 वीडियो देख चुके हैं। आज का यह वीडियो उस सीरीज़ का 5वां है। बहुत से लोग इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं कि महिलाओं को गर्भपात का अधिकार क्यों दिया गया है। 29 अगस्त 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी महिलाओं को गर्भपात का हक देता है। क्यों देता है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को और भी इंक्लूसिव और व्यापक बनाने के लिए 3 व्यापक आर्गुमेंट्स की कैटेगरी बनाई है। वे कैटेगरीज़ हैं, पहली द राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। इसे कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 96 से 108 तक में दर्ज किया है। दूसरी कैटेगरी है द राइट टू डिग्निटी। इसे कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 109 से 122 में दर्ज किया है। और तीसरी कैटेगरी है इंडियाज़ ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। इसे कोर्ट ने अपने फैसले के 124 से 134 नंबर पैरे में दर्ज किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स को इन कैटेगरीज़ के अंतर्गत किन कारणों से रखा है। इन कैटेगरीज़ के जरिए कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए अबॉर्शन यानी गर्भपात बहुत छोटा मामला हो सकता है, बहुत निजी मामला हो सकता है, लेकिन कोर्ट की नज़र में यह व्यापक संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय मसला भी है। कैसे है, आइए एक एक करके इन कैटेगरीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम जिस कैटेगरी पर बात करने जा रहे हैं वो है द राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, जिसे कोर्ट ने पैरा 96 से लेकर पैरा 108 तक में दर्ज किया है और उस पर विस्तार से बात की है। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए जो कोर्ट ने कहा है इन पैराग्राफ्स में, उन्हें कुछ सवालों के जरिए पेश करने की कोशिश की है। पहला सवाल है व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोर्ट के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ implies that women should have access to safe, effective and affordable methods of family planning and enabling them to undergo safe pregnancy if they so choose। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यह है कि सेफ, इफ़ेक्टिव और अफोर्डेबल फैमिली प्लानिंग उनको उपलब्ध हो, और दूसरा जो है वह एक सेफ प्रेगनेंसी से गुजर सके अगर वे इसका चुनाव करती हैं। तो अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और उस प्रेगनेंसी को कैरी करना चाहती हैं तो उसका अधिकार उनको होना चाहिए, और उसके लिए उनको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका राइट उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा सवाल जो कोर्ट की डिस्कशन से निकल करके उभर के आ रहा है वो आ रहा है व्हाट आर रिप्रोडक्टिव राइट्स। पहले हमने बात की कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव राइट्स का क्या मतलब है। कोर्ट ने अपने पैरा 96 में बताया है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स का क्या मतलब है। उसको उन्होंने 5 बिंदुओं में दर्ज करने की कोशिश की है। पहला, द एम्बिट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द राइट ऑफ वीमेन टू हैव और नॉट हैव चिल्ड्रन। यानी रिप्रोडक्टिव राइट्स की जो सीमा है वह केवल इतने भर नहीं है कि किसी महिला को बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं। दूसरा बिंदु, इट इज़ आल्सो includes the freedoms and entitlements that enables a woman to decide freely on all matters relating to her sexual and reproductive health। पहले बिंदु में क्या कहा है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब केवल जो है बच्चे पैदा करने या न करने का अधिकार नहीं है। दूसरे बिंदु में कह रहे हैं कि जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब है कि उसे
अपने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और उसके हर मामले पर पूरी तरह से स्वतंत्र होकर फैसला लेने का अधिकार है। तीसरा बिंदु, रिप्रोडक्टिव राइट्स इंक्लूड द राइट टू एक्सेस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ, द राइट टू डिसाइड whether and what type of contraceptives to use, the right to choose whether and when to have children, and right to choose the number of children, the right to access safe and legal abortions, and the right to reproductive health care. तो इस बिंदु में कोर्ट कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब क्या है कि जो गर्भ निरोध के तरीके हैं उन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, उनके बारे में वो फैसला ले सकें, उनको उनका चयन कर सकें, उनका उपयोग कर सकें, वो ये तय कर सके कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, वो ये तय कर सके कि कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। और रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब ये भी है कि उन्हें अबॉर्शन का सेफ और लीगल अधिकार हासिल हो और उसमें राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर भी शामिल है। चौथा बिंदु जो कोर्ट की डिस्कशन से निकल करके आ रहा है वो ये है कि वीमेन मस्ट आल्सो हैव द ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजंस कंसर्निंग दीज राइट्स फ्री फ्रॉम कोर्सन और वायलेंस। उनके जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके बारे में वो बिना दबाव के और बिना जो है हिंसा का शिकार हुए फैसले ले सकें, ये अधिकार भी उनका रिप्रोडक्टिव जो राइट्स है उसके दायरे में आता है। पांचवा बिंदु है कि ए वीमेंस राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज आल्सो ए डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एज अंडरस्टूड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा भी है ये। It is important to recognize that reproductive choice can be exercised to procreate as well as to abstain from procreating. आर्टिकल 21 उनको ये अधिकार देता है कि वो ये चॉइस एक्सरसाइज कर सकें, इस अधिकार का उपयोग कर सकें कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं या बच्चे पैदा करने से दूर रहना है। तीसरा सवाल जो डिस्कशन से उभर के आ रहा है, डज रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल। आमतौर से ये समझा जाता है कि जो बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो बायोलॉजिकल है। तो इसके बारे में कोर्ट अपने पैरा 97 में क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन इज बोथ बायोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। इट इज बायोलॉजिकल सिंस physical bodies reproduce, and it is political since the decision on whether to produce or not is not solely a private matter. This decision is intimately linked to wider political, social and economic structures. A woman's role and status in family and society generally is often tied to childbearing and ensuring the continuation of successive generation. कोर्ट ने अपने पैरा 97 में एक बड़ी बात कही है। वो बड़ी बात क्या है? वो कह रहे हैं कि जो बच्चे पैदा करने की जो पूरा प्रक्रिया है वो केवल बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि वो राजनीतिक भी है। बायोलॉजिकल इस सेंस में है क्योंकि एक फिजिकल बॉडी में, एक भौतिक शरीर में बच्चे जो है उसके ज़रिए पैदा होते हैं, और राजनीतिक इसलिए है क्योंकि बच्चे पैदा करने और न करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल कोई निजी मामला नहीं है बल्कि वह एक राजनीतिक मामला है, वह एक सामाजिक मामला भी है। और इस तरह से जो रिप्रोडक्शन है वो वाइडर जो राजनीतिक, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि कोर्ट का कहना ये है कि जो महिलाओं का जो स्टेटस है उसे परिवार में बच्चे पैदा करने और
आगे की जो जनरेशन है उसको बढ़ाने तक सीमित करके देखा जाता है, और इसमें उसके लिए अकेले लड़ना और अपने लिए जो राजनीतिक अधिकार उसको मिला है, जो लीगल राइट उसको मिला है अबॉर्शन का, उसको एक्सरसाइज कर पाना अनेक बार आसान नहीं होता। इसलिए यह पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है। पैरा 98 में कोर्ट कह रहा है कि जो किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं के जो गर्भपात का अधिकार है और गर्भपात हासिल करने का जो अधिकार है और उस तक पहुंच का जो अधिकार है, उसके रास्ते में कोई लीगल बैरियर्स पैदा करे, कोई कानूनी अड़चनें पैदा करे, क्योंकि यह महिलाओं का इंट्रिंसिक राइट है, ये बुनियादी हक है। और इसके लिए, ऐसा करने के लिए उन्हें किसी से भी इजाज़त लेने की या ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। वो थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, वो परिवार हो, पति हो, समाज हो, धार्मिक गुरु हो या राज्य हो, उनमें से किसी से इनकी अथॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस मायने में जो रिप्रोडक्शन है वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। चौथा सवाल जो है वो उभर के आता है डिस्कशन से, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन बॉडीली ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। कोर्ट ने बार बार बॉडीली ऑटोनॉमी का जिक्र किया है, तो ये जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसका रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ क्या संबंध है। पैरा 99 में कोर्ट कह रहा है, द राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज क्लोजली लिंक्ड विद द राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। एज द टर्म itself suggests, bodily autonomy is the right to take decisions about one's body। अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का जो हक है वो बॉडीली ऑटोनॉमी है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी ऑन ए वीमेंस बॉडी एज वेल एज हर माइंड कांट बी अंडर स्टेटेड। द फीटस रिलाइज on the pregnant woman's body for sustenance and nourishment until it is born. Therefore, the decision to carry the pregnancy to its full term or terminate it is firmly rooted in the right to bodily autonomy and decisional autonomy of the pregnant women। क्योंकि उसके शरीर में बच्चा है, इसलिए बॉडीली ऑटोनॉमी के तहत उसे अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का हक है। और इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है या रिप्रोडक्टिव राइट है वे बॉडीली ऑटोनॉमी के साथ लिंक हो जाते हैं। एक और सवाल है जो इस डिस्कशन से पैदा हो रहा है, वो ये है, व्हाट इज़ ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल। पैरा 100 में, पैरा 100 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी जो फैसला है उसके हवाले से कहा है कि जो ऑटोनॉमी है और जो इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है वो उसकी प्राइवेसी का हिस्सा है, और बच्चा पैदा करना और न करना वो उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी का हिस्सा है और उसकी प्राइवेसी का एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो भी है। तो ये राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा भी है। तो पैरा 101 में पुट्टू स्वामी केस में जस्टिस चलमेश्वर ने कहा कि वीमेंस फ्रीडम ऑफ चॉइस वेदर टू बियर ए चाइल्ड और अबॉर्ट हर प्रेगनेंसी आर एरियाज विच फॉल इन द रील्म ऑफ प्राइवेसी। सॉरी, यानी कि बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, कोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह किसी महिला की प्राइवेसी का हिस्सा है। दिस कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी एज एन इम्पॉर्टेंट facet
ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। जो निजता का अधिकार है वो बॉडीली इंटीग्रिटी के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि जो पहला ब्रॉड कैटेगरी थी जिसके तहत जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उनको देखा गया है और अबॉर्शन राइट्स को देखा गया है, वो क्या था? द राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। और जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का सवाल है वो राइट टू प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और बॉडीली इंटीग्रिटी का जो बेसिक राइट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी जो ब्रॉड कैटेगरी है जिसे कोर्ट ने इस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया है वो है द राइट टू डिग्निटी। इसे कोर्ट ने अपने पैरा 109 से लेकर 122 में तफसील से बताया है। इससे जो छोटे छोटे सवाल पैदा हो रहे हैं वो उसमें पहला सवाल ये है, व्हाट इज द लिंक बिटवीन राइट टू डिग्निटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स? जो डिग्निटी है, आत्मसम्मान है, वो रिप्रोडक्टिव राइट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने इन दोनों के बीच जो संबंध है उसे कैसे समझाया है। अपने पैरा 109 में कोर्ट कह रहा है, द राइट टू डिग्निटी एनकैप्सुलेट्स द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू बी ट्रीटेड एज ए सेल्फ गवर्निंग एंटिटी। Dignity has been recognized as a core component of the right to life and liberty under Article 21। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी मिला हुआ है उसी के तहत राइट टू डिग्निटी भी आता है। और राइट टू डिग्निटी का मतलब क्या है कि सेल्फ गवर्निंग एंटिटी, मैं अपने बारे में फ़ैसले ले सकूं। अगर मान लीजिए कोई मुझे ये कह रहा है और मुझ पर जोर दे रहा है कि तुम्हें ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए या ये करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई सेल्फ गवर्निंग एंटिटी नहीं हूँ। और अगर मैं सेल्फ गवर्निंग एंटिटी नहीं हूँ तो ये मेरी राइट टू डिग्निटी को हर्ट कर रहा है। इसी तरह से किसी महिला को बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कितने पैदा करने चाहिए, बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, अगर इसमें उसका कोई से नहीं है, उसका कोई निर्णय नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वह महिला जो है सेल्फ गवर्निंग एंटिटी की तरह काम नहीं कर रही है और उसकी जो राइट टू डिग्निटी है वो यहाँ पर खतरे में दिखाई दे रही है। कोर्ट ने अपने पैरा 110 में कहा है, इफ वीमेन विद अनवांटेड प्रेगनेंसीज आर फोर्स्ड टू कैरी देयर प्रेगनेंसीज टू टर्म, द स्टेट वुड बी स्ट्राइपिंग देम ऑफ द राइट टू डिटरमाइन द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म पाथ देयर लाइव्स वुड टेक। It is the right to dignity which would be under attack if women were forced to continue with unwanted pregnancies। अगर राज्य कुछ ऐसे कानून बना देता है, उसके राइट टू जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देता है, तो कोर्ट का कहना है कि यह सीधा सीधा उनकी राइट टू डिग्निटी पर हमला है, क्योंकि आप उन्हें उस प्रेगनेंसी को जो है रखे रहने के लिए कह रहे हैं जो उसके लिए अनवांटेड है। और क्योंकि वो इसमें जो है सेल्फ गवर्निंग एंटिटी की तरह से काम नहीं कर पा रही या उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो यह सीधा सीधा उसकी राइट टू डिग्निटी पर हमला है। अपने पैरा 111 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केशवानंद भारती में यह कोर्ट कह चुका है, क्या कह चुका है कि डिग्निटी फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिग्निटी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है भारत के संविधान के। और ये बात केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट पहले ही कह चुका है।
तो ये तो रही बात कि जो राइट टू अबॉर्शन है, राइट टू रिप्रोडक्टिव राइट्स है, उसका डिग्निटी के साथ, राइट टू डिग्निटी के साथ क्या संबंध है और कैसा संबंध है, कोर्ट ने उसे किस तरह से व्याख्यायित किया है। दूसरा सवाल जो राइट टू डिग्निटी से निकल करके आ रहा है वो ये है कि हाउ राइट टू डिग्निटी इज लिंक्ड टू राइट टू अबॉर्शन। गर्भपात के अधिकार के साथ राइट टू डिग्निटी कैसे जुड़ा हुआ है। पैरा 116 में कोर्ट क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबॉर्शन द राइट टू डिग्निटी एंटेल्स रिकॉग्नाइजिंग द competence and authority of every woman to take reproductive decisions, including the decision to terminate the pregnancy. Although human dignity inheres in every individual, it is susceptible to violation of external conditions and treatment imposed by the state. अब यहाँ पर कोर्ट साफ साफ जो है अबॉर्शन के संदर्भ में राइट टू डिग्निटी का अर्थ समझा रहा है और वो कह रहा है कि अगर जो किसी महिला को उसके रिप्रोडक्टिव डिसीजंस लेने से रोका जाता है और जिसमें ये भी शामिल है कि वह अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे या उसे कंटिन्यू करे, तो यह उसकी जो राइट टू डिग्निटी है उसका हनन है। यानी रिप्रोडक्टिव डिसीजंस के मामले में किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, धर्म हो या राज्य हो, वो जो है राइट टू डिग्निटी पर हमले की तरह देखा गया है कोर्ट के द्वारा। अब तीसरा जो एक व्यापक मुद्दा है जिसके आधार पर कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को व्यापक किया है और ज़्यादा इंक्लूसिव और समावेशी किया है, वो है इंडियाज़ ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। और इसे कोर्ट ने फैसले के पैरा 124 से 134 में व्याख्यायित किया है। कोर्ट अपने पैरा 128 में क्या कह रहा है, वो बता रहा है, Our interpretation of the Medical Termination of Pregnancy Act and the Medical Termination of Pregnancy Rules furthers India's obligations under international law। यानी भारत ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति जो निष्ठा दिखाई है, सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला उसी निष्ठा के पक्ष में उठाए गए कदम है और यह फैसला सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक छवि बनाने में भी मददगार है। अपने पैरा 123 में कोर्ट कह रहा है कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट टू फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। The Protection of Human Rights Act 1993 recognizes and incorporates international conventions and treaties as part of Indian human rights law। यानी आर्टिकल 51 जो हमारा भारत के संविधान का है, उसके तहत ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हैं, समझौते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, उनके प्रति हम जो है सम्मान का भाव रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के लिए किन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आधार बनाया है, तो मुख्यतः जो है 3 कानूनों का जिक्र यहाँ पर और कमिटीज़ का जिक्र जो है कोर्ट ने किया है। पहला है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, और तीसरा है द यूएन कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। अपने पैरा 124 में कोर्ट क्या कह रहा है, एज पर आर्टिकल 6 ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, states are bound to provide evidence-based information and education about sexual and reproductive health,
to prevent stigmatization of women and girls seeking abortion। कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसके जरिए जो जितने भी सदस्य देश हैं उनको हर एक के लिए, हर महिला के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो उनके सेक्सुअल हेल्थ है जो है उसके लिए जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करना होगा और इस तरह की एजुकेशन देनी होगी ताकि जो भी महिलाएं या लड़कियां गर्भपात करवाना चाहती हैं उनको बुरी नज़र से न देखा जाए। अपने पैरा 126 में कोर्ट कह रहा है कि जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, भारत जिसका सिग्नेटरी है, उसके आर्टिकल 12 में ये कहा गया है कि जो सदस्य देश हैं वो हेल्थ केयर के मामले में हर तरह की जो सर्विसेज हैं उनको उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वो फैमिली प्लानिंग का मामला हो, प्रेगनेंसी का मामला हो, कन्फाइनमेंट यानी अगर किसी को कैद में रखा गया महिलाओं को उसका मामला हो, या पोस्ट नेटल पीरियड के दौरान का मामला हो। इन तमाम तरह की जो हेल्थ केयर है उससे जुड़ी हुई तमाम तरह की सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाएंगे महिलाओं को। एज पर आर्टिकल 16 ऑफ द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, वीमेन हैव द राइट टू डिसाइड फ्रीली एंड रेस्पॉन्सिबली ऑन द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसी कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 के अनुसार हर एक महिला को ये अधिकार है कि वो फ्री होकर के अपने आप से ये तय कर सके कि उसे कितने बच्चे चाहिए और बच्चों के बीच की जो स्पेसिंग है यानी कितने समय के बाद दूसरा बच्चा चाहिए, ये वो फ्रीली स्वतंत्र होकर तय कर सके। इसी तरह से पैरा 127 जो इस फैसले का है वो क्या कह रहा है, द UN कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सदस्य देश महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे, विशेषकर फैमिली प्लानिंग, प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट एंड पोस्टनेटल पीरियड के मामलों में। यह कमेटी स्टेट पार्टीज से ये उम्मीद करती है कि वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर तक महिलाओं की पहुंच के मामले में बाधाएं खड़ी नहीं करेंगे। अपने पैरा 129 में कोर्ट कहता है कि जो वास्तव में जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है और रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो कब रियल में जो है ज़मीन पर उतरेंगे, कानून बना देने के बाद भी वो तब बनेंगे जब इससे जुड़ी हुई जो सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है, सामाजिक संदर्भ है, उसमें जो समस्याएं हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा और ख़ास तौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई जो सामाजिक समस्याएं हैं और सामाजिक संदर्भ है उनको एड्रेस किया जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली सोशल स्टिग्मा विच प्रिवेंट्स वीमेन फ्रॉम रियलाइजिंग द राइट टू हेल्थ बट आल्सो कास्ट एंड इकोनॉमिक लोकेशन। केवल सोशल स्टिग्मा की वजह से ही महिलाएं जो हैं वो अब गर्भपात कराने से रुक जाती हैं, ऐसा नहीं है, या उसे छुपा लेती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कास्ट और जो इकोनॉमिक लोकेशन है, उसकी जो आर्थिक हालात हैं और जातीय हालात हैं, वो भी एक बड़ा कारण है और सरकारों को इस दिशा में सोचना और काम करना चाहिए कि कास्ट एक अलग से फैक्टर है और यहाँ पर कोर्ट जो है वो ये मान रहा है कि जो इंटरसेक्शनैलिटी है यानी वीमेन एक सेक्शन है, लेकिन उसमें कास्ट है, उसमें इकोनॉमी है, जो अलग अलग महिलाओं की अलग अलग जो स्थितियां हैं उनके बारे में बताते हैं। और कोर्ट यहाँ पर जो इंटरसेक्शनैलिटी है जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अपने पैरा 130 में
कोर्ट कह रहा है द MTP एक्ट रिकॉग्नाइजेज द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ऑफ एवरी प्रेग्नेंट वीमेन टू चूज मेडिकल इंटरवेंशन टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी. Implicitly, this right also extends to the right of the pregnant woman to access healthcare facilities to attain the highest standards of sexual and reproductive health. अब मान लीजिए कि आपको कानून बन गया है कि जो अबॉर्शन का हक है, लेकिन अगर हेल्थ सर्विसेज नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं है, तो फिर ये जो राइट है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. तो वो कह रहे हैं कि परोक्ष रूप से इसका मतलब ये है कि उससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पर भी महिलाओं का हक है और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका विस्तार करे जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर. एक सवाल और उभरता है इस बहस से कि इस फैसले को वास्तविक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या क्या करने के लिए कहा है, क्या रिकमेंडेशंस की हैं कोर्ट ने और जिन्हें सरकार से उम्मीद की है कि वो पूरा करेगा. पैरा 132 में कहा है कि जो संविधान का आर्टिकल 47 है वो सरकार पर ये जो है उसकी जिम्मेदारी बनाता है कि पब्लिक हेल्थ केयर वो इम्प्रूव हो, वो बेहतर हो. अपने पैरा 134 में इस फैसले के कोर्ट कह रहा है कि हम राज्य सरकार को 5 सिफारिशें दे रहे हैं करके, और जिन्हें जो है राज्य को पूरा करना है. क्या है वो 5 सिफारिशें जिनके बिना कोर्ट का मानना यह है कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं या बॉडीली इंटीग्रिटी का जो राइट है वो फलीभूत नहीं हो सकता. पहला क्या है, द स्टेट मस्ट इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इज डिसिमिनेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन. भारत के सभी लोगों तक जो रिप्रोडक्शन ऑफ सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उनसे संबंधित सही सूचनाओं का जो प्रसार है वो करना है. जन जन तक इस बात को पहुंचाना है कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और जो सेफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है. दूसरा, इट मस्ट सी टू इट दैट ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर एबल टू एक्सेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू अवॉइड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड प्लान देयर फैमिलीज. लोग अपने परिवारों का नियोजन कर सकें और जो अवांछित प्रेगनेंसी है उससे बच सकें. इसके लिए समाज के हर तबके तक गर्भ निरोध के तरीकों को उपलब्ध करवाना. तीसरी जो सिफारिश है वो ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड मस्ट बी अफोर्डेबल टू ऑल. कि भाई सेफ प्रेगनेंसी और सेफ अबॉर्शन कैसे होगा अगर जो ट्रेन डॉक्टर्स नहीं हैं. तो कोर्ट ने कहा है कि हर जिलों में और अफोर्डेबल यानी कि जिन्हें लोग हासिल कर सकें, वो इतनी महंगी ना हो कि लोग हासिल ना कर सकें. तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, डॉक्टरों की उपलब्धता है, हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो लोगों तक पहुंच बना सके, ये राज्य को करना है. चौथी जो सिफारिश है, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली एंड सेंसिटिवली. गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की महिला हो, जो डॉक्टर्स हैं वो सबको जो है समान तरीके से और संवेदनशीलता के साथ उनके साथ पेश आए. पांचवा और अंतिम जो रिकमेंडेशन है वो क्या है कि ट्रीटमेंट मस्ट नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ वंस कास्ट और ड्यू टू अदर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. कोर्ट बार बार जो है वो कास्ट और जो इकोनॉमिक फैक्टर है
उसकी बात कह रहा है। इसका मतलब कि ये बात आई होगी बहस में कि जो ख़ास जाति के लोगों को अबॉर्शन तक पहुंच बनाने और हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंच बनाने में बहुत तरह की बाधाएं हैं। वो लीगल बाधा भले ही ना हो, लेकिन वो सांस्कृतिक बाधाएं हैं, वो सामाजिक बाधाएं हैं। और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने डॉक्टर्स को इस तरह ट्रेन करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ कि हर जाति के लोग और हर आर्थिक तबके के लोग जो हैं वो सेफ़ प्रेगनेंसी या सेफ़ अबॉर्शन की जो सर्विसेज हैं उसे हासिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार it is the only when these recommendations become a reality that we can say that the right to bodily autonomy and the right to dignity are capable of being realized। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ये जो 5 रिकमेंडेशंस दी हैं, इनके बिना जो बॉडीली ऑटोनॉमी और राइट टू डिग्निटी का जो अधिकार है वो हासिल नहीं किया जा सकता। उसे वास्तविकता बनाने के लिए सरकार को इन 5 जो बिंदु हैं उन पर प्रोएक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार।